नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। वरिष्ठ संपादक रहे हैं और सैन्य विज्ञान के आप विशेषज्ञ हैं और आजकल उनके ही चर्चे हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है और भारत मुख्य प्रेक्षक बना हुआ है। मुख्य प्रेक्षक तो नहीं कह सकते हैं, वैसे वो नेतन्याहू से गले मिल के आए, ट्रंप भाई के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं हमारे विश्वगुरु। तो भारत पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, भारत उसका प्रभाव भी क्या होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं और सरकार केवल एक विदेश मंत्री के पास निवेदन करा के भाग जाती है, संसद में चर्चा नहीं होने देती है, और भारतीयों को कितना नुकसान होने जा रहा है, और ईरान अभी इनको किस प्रकार से खदेड़ रहा है अमेरिका और इजराइल को। इन सब बातों पर डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे से बात करेंगे। हम तो बहुत अरसे से चाहते थे कि आप हमारे साथ जुड़े, हमने रिक्वेस्ट करी और आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो हम बड़े आपके आभारी हैं। और हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे से बात करें। तो राकेश जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है और आप बताएं कि देश में और विदेश में युद्ध के मोर्चे पर और युद्ध के प्रभाव से के बारे में क्या आपकी सोच है, विश्लेषण क्या है? राकेश। बहुत धन्यवाद सर, मेरा सौभाग्य है आपसे बात करना और हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, इस वक्त जो पश्चिम एशिया में हो रहा है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जो हालात बने हैं, उसका असर पूरी दुनिया पर अब शुरू हो चुका है। अब इस लड़ाई को आप ये नहीं कह सकते कि वो एक क्षेत्रीय युद्ध है, वहीं तक सीमित होकर रह जाएगा, उसका असर बाकी दुनिया पर नहीं होगा। ऐसा कहना तो सच्चाई से मुंह चुराना होगा। पहले वहां के हालात की बात कर लेते हैं, फिर हम भारत आएंगे कि हम पर क्या असर हो रहा है और हमारी सरकार कहां खड़ी है। जी। अमेरिका ने जिस दिन ईरान पर हमला किया था इजराइल के साथ मिलकर, उस दिन उसने जितने अनुमान लगाए होंगे, जितने अंदाजे सोचे थे, जितने नतीजे उसने सोचकर रखे होंगे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हो रहा है। अमेरिका का घोषित लक्ष्य तो यह है कि वहां पर रिजीम चेंज हो, वहां की हुकूमत बदले और अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का कोई कठपुतला, कोई कठपुतली, कोई पपेट वहां पर सत्ता पर काबिज हो जाए। पश्चिम का मीडिया हमें बताता है, पूरी दुनिया में इस तरह की बातें, इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है कि ईरान में वहां की सरकार के खिलाफ तो जनता आक्रोश में है, जनता सड़कों पर है, महिलाओं में बहुत आक्रोश है, महिलाओं के ऊपर वहां की सरकार बहुत जुल्म ढाती है, वगैरह वगैरह। ट्रंप को भी यही लगा होगा कि हम जैसे ही हमला करेंगे, ईरान की जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक भूल कर डाली अमेरिका ने और उसके पिट्ठू इजराइल ने। वो भूल है वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई की हत्या। जी। जैसे ही ये घटना हुई, उसके बाद पूरा ईरान अपनी सरकार, अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हो गया। आपने वीडियो देखे होंगे, आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं और लोग सड़कों पर उतरे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो पहला जो टारगेट था डोनाल्ड ट्रंप का, वो पूरा नहीं हुआ। जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ, जनता उल्टे एकजुट हो गई, एक साथ खड़े हो गए। दूसरा टारगेट उन्होंने सोचा था कि आंतरिक विद्रोह को भड़काने के लिए वह कुर्द जो एक समुदाय है उस पर हाथ रख दिया जाए। उसका संघर्ष ईरान की जो केंद्रीय सत्ता है उसके साथ चलता रहता है। इराक में थोड़ा सा उसका ठिकाना है, लेकिन कुर्दों को खुला न्योता दिया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा, फिर भी उन्होंने इस लड़ाई में ईरान का विरोध करना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे ठुकरा दिया। तीसरा, उन्हें ऐसा लगा था कि शायद ईरान के पास इतना गोला बारूद, इतनी मिसाइल, इतने ड्रोन्स नहीं होंगे, बहुत ज्यादा दिन जवाबी हमला नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान ने एक रणनीति के तहत एक तो अपने पुराने हथियारों को पहले निकाला, पुरानी मिसाइलें, पुराने ड्रोन्स, और बार बार उसने कहा अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो
जिस तरह उसने इजराइल पर हमले किए, उसने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल का सो कॉल्ड जो आयरन डोम है, डिफेंस का जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें छेद कर दिए। पहले भी 6-7 महीने पहले भी जब हमले हुए थे, तब भी एयर डिफेंस सिस्टम ये नाकाम रहा था। जी। लेकिन एक रणनीति के तहत इजराइल ने बहुत आगे बढ़कर जो कदम उठाया वो है अमेरिका के पिट्ठुओं, उसके बगल बच्चा देशों में ईरान ने जो कदम उठाया है, जो खाड़ी के देशों में अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर हमला करने का। सबसे बड़ा हमला उसने बहरीन में किया है। बहरीन में सर अमेरिका का जो 5th फ्लीट है नौसेना का, उसका मुख्यालय ही एक तरह से वो तो सबसे बड़ा अड्डा है खाड़ी में, उसको तहस नहस कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सब जगह हमले किए और चीन कर कि साफ कहकर कि यहां अमरीकी अड्डे, वहां हम हमले कर रहे हैं। या CIA के ऑफिसर्स कहीं बैठे थे किसी होटल में, मोसाद के एजेंट का कोई हेडक्वार्टर था, दफ्तर था, उन पर हमले किए। इसके चलते अमेरिका के सामने एक परेशानी ये आ गई कि उसके जो ठिकाने हैं जिन देशों में, वहां की जनता का भी विरोध उसके सामने आ गया, क्योंकि उन देशों के पास अपनी तो कोई ताकत है नहीं। उनमें से कईयों के पास तो अपनी सेना भी नहीं है ठीक से अपनी रक्षा कर सके। जी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध से निकलने के रास्ते तलाशने की मजबूरी आ गई। अब तो वे एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि वो इमरजेंसी गेट कौन सा है, पतली गली कौन सी है जहां से धीरे से निकल लिया जाए इस युद्ध से। उसके लिए उनके पास 2-3 विकल्प हैं। या तो वे एक तरफा जीत का ऐलान कर दें, एक दिन थोड़ी ज्यादा बम्बार्डिंग हो, ज्यादा मिसाइलें गिरा दी जाएं और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कह दें हमने ईरान को शिकस्त दे दी है, अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में जीत गए। और फिर क्या होगा सर? पश्चिम परस्त मीडिया, हिंदुस्तान जैसे देशों का, हमारे अपने देश का भोंपू मीडिया सायरन बजाते हुए बता देगा कि ईरान की हार हो गई है, अमेरिका जीत गया है, अमेरिका का झंडा वहां पर लहरा रहा है। कुछ फर्जी वीडियो बना दिए जाएंगे AI से, तेहरान की किसी मस्जिद पर, किसी इमारत पर अमेरिका का झंडा फहराता हुआ दिखा दिया जाएगा। एक विकल्प ये है, पर अब इसे स्वीकार करना दुनिया के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत का ऐलान नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए इजराइल की सूचनाएं तो आ नहीं रही हैं, उन पर तो सेंसरशिप है। ईरान में तो CNN के संवाददाता ने जाकर सड़कों पर घूमकर बता दिया कि दुकानें खुली हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जंग की तैयारियां चल रही हैं, लोग आराम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जीत का ऐलान कर देंगे तो उसका सबूत वो तो दिखाने पड़ेंगे। क्या दिखाएंगे आप? कौन से इलाके पर कब्जा कर लिया? इसमें सर एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी है। सैन्य विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी देश पर कब्जा करने के लिए आपको जमीनी लड़ाई लड़ना पड़ती है। अमेरिका से तो ईरान बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है। आपको वहां फौज उतारनी पड़ेगी, हवाई जहाज से अपने कमांडो पैराट्रूपर्स उतारने पड़ेंगे। ये जोखिम अमेरिका नहीं ले सकता, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान में भी उसको मुंह की खानी पड़ी, वियतनाम से लौटना पड़ा, लेकिन ईरान तो और भी ज्यादा ताकतवर देश है। अगर वहां जमीनी लड़ाई लड़ने उतरे तो अमेरिका में बॉडी बैग्स आने का सिलसिला थमेगा नहीं। इसलिए ट्रंप ने 4 दिन पहले कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम जमीन पर भी उतरेंगे, पर जमीन पर उतरना आसान नहीं है, क्योंकि कोई लगी हुई सीमा तो है नहीं आपकी दोनों देशों की कि टैंक भेज देंगे यहां से, पैदल सेना चली जाएगी। आपको तो आसमान से ही फौज उतारना पड़ेगी या पानी के रास्ते, पानी के जहाजों से भेजना पड़ेगी। तब भी कौन सा संभव है उनसे लड़ना? उनके पास तो हॉर्मुज है, वो ही बंद कर देंगे तो आपके जंगी जहाज ही वहां पहुंच नहीं पाएंगे। सर USS अब्राहम लिंकन कहां चला गया किसी को पता नहीं है। एकदम वहीं पर था, ईरान के किनारे पर, वॉर जोन में था। अमेरिका कह रहा हमने वापस बुला लिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबरें हैं कि ईरान ने डुबो दिया है उसे। पता नहीं सच्चाई क्या है। या तो इंडियन ओशन में आ गया क्या? इंडियन ओशन में आ गया क्या? हो सकता है वहां से निकल के यहाँ आ गया हो। इस पर भी आएंगे सर, हम इंडियन ओशन में जरूर आएंगे। अब दूसरा विकल्प क्या है सर? दूसरा विकल्प है सीज फायर की घोषणा करते हैं। क्या हमें ईरान ने कहा था इसलिए हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है।
उस संभावना से भी अब इनकार इसलिए करना पड़ेगा कि ईरान के विदेश मंत्री ने, वहां के सुप्रीम लीडर्स ने, जो इस वक्त ऑपरेशनल कमान संभाले हुए हैं लारीजानी, उन्होंने, नए जो मुखिया बन गए मुस्तफा खमनेई, किसी ने भी सीज फायर की अमेरिका की पहल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसके उलट विदेश मंत्री तो कह चुके हैं हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, लड़ाई तो आपने शुरू की है, हमलावर आप हैं, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की। यहां पर ऐतिहासिक एक तथ्य जोड़ दें, पिछले 200 साल में ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया, किसी भी पड़ोसी देश पर किसी पर भी हमला नहीं किया। खुद उसके साथ जो हो रहा है वो दुनिया में देखा जा रहा है। तो ये विकल्प नंबर 2, सीज फायर भी नहीं करा सकते, क्योंकि सीज फायर भी भारत और पाकिस्तान को तो है नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से घोषित कर दिया, इसमें तो खुद अमेरिका शामिल है ना। तो सही बात सीज फायर का ऐलान करने के लिए नरेंद्र मोदी या वो शहबाज शरीफ तो नहीं बैठे वहां पर जो यस सर करके मान लेंगे। तीसरा विकल्प सर बहुत खतरनाक, वो है न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल का, परमाणु बम पटकने का। इसकी संभावनाएं भी दुनिया में बहुत सारे लोग देख रहे थे कि अब अमेरिका को अगर इतनी बुरी तरह शिकस्त मिली तो मरता क्या ना करता, आखिर में आकर अमेरिका ईरान के ऊपर परमाणु बम चला सकता है, गिरा सकता है। लेकिन आज की तारीख में हिरोशिमा नागासाकी के बाद से अब तक दुनिया के जिन 5-7 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, हम भी हैं उसमें, पाकिस्तान भी है, चीन है, इजराइल है, अमेरिका है, रूस है, नॉर्थ कोरिया किसी होगा? ने, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है ना, है, इसीलिए तो उसको छेड़ते नहीं है, उस बच्चा तानाशाह की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। लेकिन ईरान पर भी हो सकता है, ऐसी आशंका भी तो जताई जाती है। अभी 10 दिनों में 2 बार वहां पर भूकंप का झटका दर्ज किया गया, दुनिया में हलचल मच गई कि कहीं कोई परीक्षण तो नहीं कर दिया ईरान ने। इजराइल खुद मानता है, इजराइल के पिछले जाने कितने प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि ईरान ने परमाणु संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन कर लिया है, वो तो 7 दिन में परमाणु हथियार बना लेगा। हम नहीं जानते उनके पास वो हथियार हैं या नहीं, लेकिन अमेरिका उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाएगा कि परमाणु बम का असर सीमित क्षेत्र तक नहीं रहता, उसकी जद में तो फिर इजराइल भी आ जाएगा, आसपास के बाकी देश भी आ जाएंगे, जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां तक भी विकिरण पहुंच सकता है। क्या करेंगे आप उससे? कोई तरीका नहीं उसे रोकने का। ड्रोन और मिसाइल से तो आप टारगेटेड हमला कर सकते हैं, टारगेटेड इससे भी हो सकता है, पर इसका असर नहीं रोका जा सकता। तो अमेरिका सर इस वक्त बुरी तरह से इस युद्ध में फंस गया है। बच निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए पतली गली ढूंढी जा रही है। आंतरिक मोर्चे का उल्लेख और कर दें, फिर इस विषय से आगे बढ़ेंगे जी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस युद्ध को लेकर कितना विरोध हो रहा है, ये भी अब दुनिया देख रही है। वहां की संसद में खड़े होकर एक्स सर्विसमैन नारे लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलादें इजराइल के लिए जान देने के लिए नहीं आए। सीनेटर, कांग्रेसमैन सब इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप अब 2 पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। इजराइल के कहने से इस युद्ध में शामिल हुए तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, कोई सीमा विवाद तो तब होता कि आसपास कहीं लगे होते। इजराइल का तो हो सकता है अमेरिका, ईरान के साथ है विवाद, फिलिस्तीन का मुद्दा है, लेबनान है, हिजबुल्लाह है, लेकिन अमेरिका का क्या लेना देना था ईरान से इतनी दूर। इसलिए अब इस लड़ाई से बचने के लिए, निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, रास्ता कोई सूझ नहीं रहा है। जी सर। इस और चुनाव सर पर है ट्रंप के लिए, ये भी है, यानी नवंबर में मिड टर्म है, नवंबर में मिड टर्म है जी। तो ऐसे समय में क्या हो सकता है, और दूसरा भारत पर उसका असर क्या होगा? मेरे लिए सर ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मिड टर्म जब होगा नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। अब उनका जो बहुमत कांग्रेस में और सीनेट में बचा है वो बहुत मामूली है जी। दिन प्रतिदिन डेमोक्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों 2-3 जगह और चुनाव हुए थे तो डेमोक्रेट्स की संख्या बढ़ गई।
100 सदस्यीय सीनेट है, हर राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं, और कांग्रेस है, कांग्रेस में 246 या ऐसे कुछ संख्या है, संख्या में कुछ हेरफेर हो सकता है। तो मिड टर्म चुनाव की चिंता भी होगी डोनाल्ड ट्रंप को, और अगर इस युद्ध में से परास्त नायक के रूप में, हारे हुए लीडर के रूप में वे आते हैं, तो अमेरिका में उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन भारत की अगर बात करें, तो हमने इस जंग के समय अपनी भूमिका जिस तरह निभाई है, उससे हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बहुत अलग थलग पड़ गए हैं। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार पूरी तरह इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं, बैठे ही हैं, बैठे ही हैं। नेतन्याहू इसको से अगर मिलने हम चले थे। वहीं से शुरू करें, अगर वहां से, और ईरान का जहाजी बेड़ा गिराए जाने तक और रूस से तेल खरीदने तक, इन तीनों बिंदुओं को इसमें समेटेंगे। सर, ऐसा आमतौर पर कभी नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, कूटनीति में, कि कोई देश पड़ोसी देश पर हमला करने जा रहा हो और तीसरे देश का प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर वहां हो, और उस देश के प्रधानमंत्री को, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध महानायक है, विश्व गुरु है, उसके गले में 28 तमगे लटके हुए हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के, उसको वहां 2 दिन तक रहते हुए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हुए, ये एहसास नहीं हुआ कि वो जिस देश का मेजबान मेहमान है, वो ईरान पर हमला करने जा रहा है। उसके उड़ते ही टेक ऑफ आपने किया, उधर लड़ाई शुरू चंद घंटों बाद। नंबर 1, अगर उस देश ने आपको सूचना नहीं दी, आपको भरोसे में नहीं लिया, तो ये भी बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है हमारी जी। दूसरा पहलू, अगर वहां रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, हमारे दूतावास के लोग, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी इतना सुराग नहीं लगा सके कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है, वो देश लड़ाई शुरू करने वाला है, तो ये हमारा बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है सर। ट्रू। ऐसा नहीं होता कि कोई देश इतनी बड़ी लड़ाई शुरू करने वाला है और वहां जाकर हम बिरयानी खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं लड़ाई शुरू होने वाली है। ये उससे भी बड़ी असफलता है, क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री को जंग की जानकारी थी या नहीं थी, दोनों स्थितियों में 2 प्रश्न है। अगर जानकारी थी, तो आपने लगभग 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को, जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं, उनको आगाह क्यों नहीं किया? कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की? ट्रू। जानकारी नहीं थी, तब भी आपने जान जोखिम में डाली। लड़ाई शुरू होने के बाद भी आपने कोई एडवाइजरी समय रहते जारी नहीं की। भारतीयों को निकालने की कोई उस तरह की युद्ध स्तर पर कोई ऑपरेशन अब तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है भारत सरकार ने, भारत की वायुसेना जा रही है, एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। 10,000 भारतीय तो ईरान में ही रहते हैं सर, और आप उन्हें एयरलिफ्ट कर नहीं सकते इस वक्त। वहां तो आसमान पटा पड़ा है मिसाइलों से, ड्रोन से। सही बात है। ईरान ने अपनी तरफ से ये अनुमति दी है कि सड़क मार्ग से, जमीन के रास्ते से, आपको जहां से रास्ता दिखाई दे आप निकल जाइए, जिस दूसरे देश में हमारी तरफ से निकल कर जा सके वहां चले जाइए, हम नहीं रोकेंगे। ये ईरान ने घोषणा की है जी। और ये कौन लोग हैं सर? 1 करोड़ लोग जो भारतवासी खाड़ी देशों में बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा है, $51 बिलियन का रेमिटेंस आता है हिंदुस्तान में इन खाड़ी देश में बसे लोगों से। जी। केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कितने ऐसे राज्य हैं जहां के लोग वहां काम कर रहे हैं, अपने घरों में पैसा भेजते हैं, वो पैसा बाजार में आता है, आदमी घर खर्च में इस्तेमाल करता है, उस पैसे से सौदा सुलभ करता है, मकान बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। जी। क्या होगा अगर ये इन 1 करोड़ लोगों में लाखों लोगों पर संकट आ गया, उनकी जिंदगी पर आफत आ गई या रोजगार पर? तो हमारी अर्थव्यवस्था में ये जो इतना चलन में है पैसा, $51 बिलियन कुछ होता है सर। उससे क्या हमको भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं है मोदी सरकार को। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट, विषय,
हमने इस लड़ाई में अपनी संप्रभुता खो दी है पूरी तरह से। एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर। हम ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े लीडर हैं सर, माने जाते थे, चलिए दुनिया के न सही, पर ये जो धरती का ये जो हिस्सा है, इसमें तो हमसे बड़ा कौन है चीन के अलावा। लेकिन आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की नीतियों से, फैसलों से हमने ये जो क्षेत्रीय संप्रभुता थी इसको खो दिया है। इसका अंतिम उदाहरण यह है कि हमारे ही बुलावे पर, हमारे न्योते पर एक नौसैनिक युद्धाभ्यास में आए हुए बेड़े को अमेरिका ने हिंद महासागर में डुबो दिया। शुरू में तर्क दिया गया कि हमारी समुद्री सीमा में नहीं था। हमारी समुद्री सीमा तो 200 मील तक है, 12 मील अपनी संप्रभुता वाली होती है, फिर उसके बाद के 200 मील हमारा EEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उससे जरा से समुद्री मील और दूर पर था जहाज। डिस्ट्रेस कॉल आया तो श्रीलंका की नौसेना आई मदद के लिए, उन्होंने नौसैनिकों को बचाया। हमारी नौसेना ने बयान क्या दिया 2 दिन बाद कि हमने श्रीलंका की सेना की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में राहत और बचाव कार्य किए। अरे लीडर हम हैं कि श्रीलंका है? हमारे मेहमान, और वो बचाए उनको, और उसमें भी हम लीडर हैं, हम श्रीलंका की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। वाह वाह। अब उस तर्क का भी विश्लेषण कर लेते हैं सर कि वो हमारी समुद्री सीमा में नहीं था। हम मानते हैं वो शायद 240 नॉटिकल माइल्स पर था, लेकिन हम तो हिंद महासागर के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हम तो हिंद महासागर के गार्डियन हैं, निगहबान हैं। और ये शब्द हमारे नहीं है सर, ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री के हैं, विश्वगुरु के हैं। 15 दिसंबर 2025 को नौसेना के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। INS विक्रांत के जलावतरण के अवसर पर उन्होंने ऐसा ही कुछ और कहा था। और 2-3 जहाज अभी जब पानी में उतारे गए थे तब भी उनके भाषण में ऐसी ही बातें थी कि हम तो हिंद महासागर के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम हिफाजत देंगे। और एक उदाहरण, एक घटना हुई थी जिसमें भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर हिंद महासागर में 21 लोगों की जान बचाई थी। इस पर भी तालियां बजा रहे थे नरेंद्र मोदी, खुद ही उन्होंने बताया था। ये मार्कोस की बात कर रहे हैं, कमांडो अपने हमारी नौसेना के कमांडो ने 21 लोगों को बचाया था। इसकी सूचना, इसकी शेखी खुद नरेंद्र मोदी एक भाषण में बगाड़ रहे थे और कह रहे थे आपने भारत माता की जय के नारे सुने होंगे, वो वीडियो आपने देखा होगा बचाव ऑपरेशन का। हम 2000 किलोमीटर दूर जाकर बचा सकते हैं तो 240 मील किलोमीटर में जोड़ लीजिए कितने हुए, उससे तो बहुत कम हुए। इसका मतलब यह है कि हमारी हैसियत नहीं रही कि हम अपने मेहमान की भी हिफाजत कर सकें। अब थोड़ा सा सर इस जी, और संसद में भी हम नहीं कुछ कह पा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आखिरी में उस पर आएंगे। अब इसकी तुलना सर श्रीलंका से कर लीजिए, श्रीलंका की हिम्मत और साहस का अंदाजा लगा लीजिए। एक तो उन्होंने अमेरिका के दुश्मन देश के जहाज को बचाया, नाविकों को बचाया। ये छोटी बात नहीं है सर। आप आप अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के दुश्मन को बचा रहे हैं, अर्थात आप उससे भी दुश्मनी ले रहे हैं। अमेरिका कह सकता है कि आपने क्यों बचाया नौसैनिकों को। उससे भी बड़ी हिम्मत का काम यह है कि वहां के राष्ट्रपति अनुराग दिशानायके ने आज उन नौसैनिकों को 30 दिन का फ्री वीजा दे दिया है। हम तो बयान जारी नहीं कर सके कि ईरान का जहाज मार गिराया गया, डुबो दिया गया, उस पर हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय ने 2 शब्द का कोई बयान नहीं दिया। नौसैनिकों की मौत पर शोक नहीं जताया। सर खामनेई को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, ईरान पर हमले की निंदा नहीं कर पाए। और अनुराग दिशानायके ने, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया ट्वीट पर, एक्स पर है, ट्विटर पर। और उनकी पहली लाइन है उनकी कि दुनिया में किसी एक इंसान को भी जंग में नहीं मरना चाहिए। फिर उन्होंने अपने देश की नीति की बात की है कि हम तो गुटनिरपेक्ष हैं, हम
यूएन चार्टर और मानवता के आधार पर श्रीलंका ईरान के नौसैनिकों को बचा रहे थे, आगे भी ऐसा ही करेंगे। दूसरे जहाज को उन्होंने इजाजत दी वहां पर श्रीलंका में। और हमने संसद में क्या बयान दिया है सर, हमारे विदेश मंत्री ने पता नहीं कौन सा डमरू बजाया है, कुछ मजीरा बजाया है और चले गए भागकर जवाब। एक काल्पनिक सा, एक एब्स्ट्रैक्ट जैसा कोई बयान पढ़ा जिसमें ना ईरान पर हमले की निंदा है, ना अली खमेनेई की हत्या के बारे में कोई शोक संदेश है, न युद्ध को रुकवाने की कोई अपील है, कुछ नहीं है। उनके लिए एक उदाहरण तो उनकी अपनी पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का सामने रख दिया गया है। आज 2003 में अटल जी की सरकार थी, इराक पर हमला किया था अमेरिका ने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस हमले की निंदा की थी, प्रस्ताव पारित हुआ था सदन में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा था कि भारत सरकार इराक के पीड़ितों की मदद करना चाहती है, 100 करोड़ की मदद और माल असबाब, सहायता सामग्री, कपड़े लत्ते, दवाइयां सब देने की पहल की थी और दी गई थी सहायता। आज और उसका एक और उदाहरण उससे भी आगे का, 2004 में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि इराक पर अमेरिका का हमला एक बड़ी मिस्टेक है, बड़ी भूल है, बड़ी गलती है। आज हमारे प्रधानमंत्री ईरान शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे, अपने ट्विटर, फेसबुक, नतमस्तक है। हम उपनिवेश बन गए हैं। वॉशिंगटन से आता है, हम अमेरिका का उपनिवेश बन गए हैं सर, उपनिवेश बन गए हैं अमेरिका के 51वें जी, हाँ, उनका राज्य कॉलोनी बन गए हैं। लेकिन सर वो किस दर्जे के? अमेरिका के 50 राज्यों को इतना अधिकार है कि अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के आदेश को मानने से इनकार कर दे। यस, अमेरिका के राज्यों के पास वहां का जो फेडरल सिस्टम है उसमें कई ऐसे अधिकार हैं जिन पर फेडरल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता जी। राज्यों की छोड़िए सर, न्यूयॉर्क के मेयर को इतना अधिकार है कि वो चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के किसी आदेश को मानने से मना कर दे, मना कर सकता है। सही बात। उसी अधिकार के दम पर वो कहता है न्यूयॉर्क का मेयर कि अगर इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वॉर क्रिमिनल घोषित है, तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। और अगर न्यूयॉर्क का मेयर नेतन्याहू को गिरफ्तार कर ले या किसी को भी करना चाहे तो वहां की फेडरल गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। वहां के सिस्टम में, न्यूयॉर्क में जो बाकी भी जो शहर हैं, पुलिस भी मेयर के अधीन होती है सर, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब महापौर के अधीन होता है, उस पर केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलता, नहीं होता। भारत सरकार तो उनसे भी गई बीती हो गई है सर। ट्रंप ने कह दिया रूस से तेल मत खरीदो, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि आप ये कह सकें आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले, और फिर इजाजत मांग रहे हैं। इजाजत मांगी तो मांगी तब लाइसेंस सर, लाइसेंस नंबर 133, यानी भारत सरकार को अमेरिका की सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के लाइसेंस दे रही है कि चलो तुम तेल खरीद लो। इससे ज्यादा देश को गिरवी रखने का काम और क्या हो सकता है सर? सही बात है सर जी, सही बात है सर। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपकी व्यस्तताओं के बावजूद, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत अच्छी, यानी आप सैन्य विज्ञान के अधिकृत व्यक्ति हैं, उसके जानकार हैं, ये मैं हमेशा कहता हूं। इसलिए मैं मत कहा करिए सर, हमारे ऐसा के साथ आप ये बात करें, क्योंकि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बातें कही, देश के हित की बातें कही आपने, और हमारा देश कहाँ खड़ा है वहां तक आप ले आए। इसलिए आपका फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। थैंक यू सर।